हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सर्किट एनालिसिस। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले सर्किट एनालिसिस पर बना चुके हैं। तो सर्किट एनालिसिस में हम 33 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 300 वोल्ट हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड सप्लाइज ए लोड हैविंग ए सेम रेजिस्टेंस एंड पावर डिलीवर्ड बाय द लोड। हमें एक 300 वोल्ट का एक सोर्स दे रखा है, जैसे कि आपने ये दे रखा है, ये 300 वोल्ट का सोर्स है और 4 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और उसी के साथ हमें क्या कर रखा है, 4 ही ओम का साथ में एक क्या लगा रखा है, लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो हमें पावर एब्जॉर्ब बतानी है किसके, इस लोड के द्वारा। लोड कितना है, ये 4 ओम। सेम रेजिस्टेंस बोला है तो हमारा सेम रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 4 है तो ये भी 4 वोल्ट होगा। तो देखते हैं पावर एब्जॉर्ब का हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, I²R। तो अब I की वैल्यू निकालनी है। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज कितना मेरा 300 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरा 4 और 4 8 वोल्ट। तो हमारी जो I की वैल्यू होगी 300/8। तो इसमें अगर हम I² रखेंगे तो B²/R² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर इंटू R। तो ये R कौन सा है, ये एक्चुअली जो R है, ये R है हमारा RL, जो लोड रेजिस्टेंस है वो है। इसको हम सिंपली R क्या, इसको हम बोल सकते हैं RL। ये हमारा R हो जाएगा RL। तो ये हो गया हमारा 4 ओम। याद रखना है ये कितना 8 ओम है R, क्योंकि ये दोनों का समीशन है। जब करंट निकालेंगे तो करंट के लिए हम दोनों रेजिस्टेंस का सम लेंगे। और इसमें जब फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो I²RL, तो RL कौन सा वाला है, जो लोड रेजिस्टेंस वाला है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 5625 वॉट। ठीक है, तो ये इसका हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 35 पे। ए मैश इज ए लूप विच कंटेन नंबर ऑफ लूप विद इन इट। हमें ये बताने है कि एक मैश है वो क्या करती है, लूप को कंटेन करती है और खुद के अंदर एक जाली एक लूप है जिसमें इसके भीतर संख्या के लूप होते हैं। देखो मैश अपने आप में एक लूप है, उसके अंदर कोई भी लूप नहीं होता इनसाइड, वो सबसे छोटा अपना इंटरनल लूप होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जैसे कि अब बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा, इसमें ये लूप बना रखा है। तो ये एक लूप है, ये मैश है, इसके उस मैश के अंदर जो लूप है ये खुद ही एक इंटरनल लूप है। इसके अंदर कोई और अदर मैश कह सकते हैं और अंदर लूप नहीं होता है इस मैश के अंदर। तो इसके अंदर नहीं होता तो उसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नो लूप। ए लूप इज ए क्लोज पाथ, लूप है एक क्लोज पाथ है। मैश इज डिफाइंड एज लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप। तो जो मैश हमें उससे कहते हैं कि एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई अदर लूप ना हो। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा आ जाएगा नो लूप। अब आप क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कंसिडर द सर्किट शोन बिलो द नंबर मैश इक्वेशन दैट कैन बी फॉर्म। तो हमें ये इक्वेशन बनानी है कि देखो वी नो इफ देर इज ए एन लूप्स इन द सर्किट। अगर मेरी सर्किट में एन लूप हैं और एस मैश इक्वेशन कैन बी फॉर्म, मतलब अगर मेरी सर्किट में अगर 2 लूप हैं तो 2 मैश इक्वेशन बनेंगी, 3 लूप हैं तो 3 मैश इक्वेशन। जितने मेरे लूप होंगे सर्किट के अंदर उतनी ही मेरी मैश इक्वेशंस बनेंगी। तो सामने दी गई सर्किट में मेरे कितने लूप हैं, 2 लूप हैं, तो सीधी सी बात है हमारी मैश इक्वेशन कितनी बनेंगी, 2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 क्या कहता है, इफ देयर आर 5 ब्रांचेस 4 नोड्स इन ए ग्राफ देन नंबर ऑफ मैश इक्वेशन दैट कैन बी। अब हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। अब हमें 5 ब्रांच दे दी, 4 नोड दे दिए और उसके बाद मैश इक्वेशंस पूछी है। तो देखो जब अगर हमें पूछा जाता है इस तरह से तो हम बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ, जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मैश इक्वेशन, तो नंबर ऑफ मैश इक्वेशन कितनी है मेरी, इसके लिए आ जाते हैं एरो ऑप्शन विजिबल। देखो नंबर ऑफ मैश इक्वेशन, तो मैश इक्वेशन का अगर निकालनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा b - n - 1। तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो जिसमें b क्या है नंबर ऑफ ब्रांचेस, n क्या है नंबर ऑफ नोड्स। तो ये कितने हैं 5 माइनस नोड कितने 4 - 1, 4 - 1 कितने हो गए 3। तो 5 - 3 करोगे तो कितने हो गए मेरे 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो गया मेरा 2। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं b - n - 1। तो b माइनस, अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -n+1 हो जाएगा। तो 6 - 4 = 2। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इक्वेशंस।
इफ देर इज ए 8 नोड इन द सर्किट देन वी कैन गेट नंबर ऑफ इक्वेशन इन नोडल एनालिसिस। अगर नोडल एनालिसिस के अंदर हमें 8 नोड्स दे रखे हैं तो हमें इक्वेशन बतानी है कि कितनी नोडल इक्वेशन बनेंगी। तो नोडल एनालिसिस के अंदर हमारी जो इक्वेशन बनती हैं वो एक फॉर्मूला होता है n-1 मतलब 7, कि अगर मेरे 8 नोड्स हैं तो मेरे पास 7 इक्वेशन बनेंगी। किसकी? नोडल इक्वेशंस। जितने नोड हैं उनमें से एक लेस देन करना होता है, मतलब एक कम करना होता है। अब होते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। इन नोडल एनालिसिस हाउ मैनी नोड्स आर टेकन एज रेफरेंस नोड। नोडल एनालिसिस जब कभी भी हम करते हैं तो उसमें हम रेफरेंस नोड सिर्फ एक लेते हैं, बाकी नोड्स को हम क्या करते हैं, उसकी इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। फाइंड द वोल्टेज एट नोड पी इन द फिगर। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है, नोड वोल्टेज लगाना है। तो नोड वोल्टेज निकालने के लिए देखो मैं इसमें नोड इक्वेशन लिख दूंगा। तो नोड इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो मैं किस तरह से लिखूंगा, ये मेरा P है तो P-4, इसमें मैंने मान लिया इसमें B वोल्टेज है। कितना? B वोल्टेज है। इसका कलर ले लेते हैं अपन रेड। B वोल्टेज है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरा B-4 अपॉन 2 प्लस, क्यों -4 क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है। जब यहाँ पे प्लस होता है तो B में से, इसमें से हम ये मान लेते हैं कि ये हमने जो ग्राउंड किया कौन सा, ये वाला नोड हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, रेफरेंस नोड मान लिया। ठीक है, तो अब बाकी का सारे की करंट डायरेक्शन हम कैसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। तो इसकी करंट डायरेक्शन निकालने के लिए इसका मतलब ये हाइयर पोटेंशियल है तो B-4 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा B, अब देखो ये क्या है, नेगेटिव है तो ये हमारा जुड़ जाएगा तो B+6/3 इक्वल टू, तो इसमें ही जोड़ लेते हैं माइनस, देखो ये वैसे तो 3 इधर आ रहा है और हमारी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो इसको हम लिखेंगे -3। समझ में आ गया क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जो हमने मानी है और जो उस करंट की डायरेक्शन है। तो ये हो गया 0। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारी V की वैल्यू आ जाएगी 18/5, तो 18/5 हो जाएगा 3.6, तो हमारे B की वोल्टेज आ जाएगी 3.6, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा B। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इफ ए रेजिस्टेंस RX इज कनेक्टेड बिटवीन X एंड Z। तो जो हमारा RX है वो किस किस के नोड के बीच में, X और Z के बीच में कनेक्ट हुआ है। तो हमने कर दिया RX, ये मेरा RX हुआ, किस किस के बीच में, X और Z के बीच में कनेक्टेड कर दिया। RY इज कनेक्टेड बिटवीन X एंड Y, तो जो RY X और Y के बीच में कर दिया। और RZ बिटवीन Y एंड Z, RZ कर दिया मैंने किसके, Y और Z के बीच में, टू फॉर्म ए डेल्टा कनेक्शन। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन बनाना है। देर आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग टू द स्टार रेजिस्टेंस ऑफ नोड। अब हमें क्या करना है कि इसको जब हम स्टार में बदलते हैं तो नोड X पे जो कनेक्टेड है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो नोड X पे कौन सा कनेक्टेड है, मेरा R1। जब मेरा नोड X पे R1 कनेक्टेड है तो इसकी जब मैं वैल्यू निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू निकालने पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि इसके साइड में जो एडजेसेंट जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लाई, तो कौन सा हो जाएगा, RX एंड RY। तो RX एंड RY कौन से में, मेरे सिर्फ एक में ही है, तो RX अपॉन RY अपॉन तीनों का सम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा A। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। इफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्टेड आर R1 R2 R3 देन रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 डेल्टा कनेक्टेड बिटवीन। अब क्या कर लिया इसने, उल्टा कर लिया। अब इसको R1 R2 R3 में से हमें क्या पूछ लिया है, इफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड सिस्टम R1 R2 देन रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 कौन सा है, मेरा RY। रेजिस्टेंस 1 एंड 2 में कौन सा है, मेरा RY। जब मेरा RY है तो RY की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का जनरल प्राइस फॉर्मूला क्या होता है, जब हम स्टार से डेल्टा में करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये हो गया R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन जो पूछा है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस। तो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा, मेरा R3। तो यही हमने कर दिया, R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R3 R1 अपॉन R3, मतलब उसका अपोजिट रेजिस्टेंस। इसके बाद हमसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट नोड ए। जो नोड ए है इस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन डेल्टा कनेक्टेड सोन फिगर। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, इसको अगर हम स्टार में बदलते हैं, जब हम इसको स्टार में बदलते हैं
तो नोड ए पे कनेक्टेड कौन सा है मेरा, एक तरह से ये रेजिस्टेंस। तो इसकी जब मैं जो वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाले रेजिस्टेंस, तो 11 इंटू 12 अपॉन तीनों का सम, तो तीनों का सम 11, 12 और 13, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरी 4 ओम। तो इस वाले की जो नोड ए पे जो कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू ये वाला रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 4 ओम। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे क्या पूछा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट नोड सी। उसमें नोड ए पे पूछा था, अब हमें नोड सी पे पूछ लिया, तो नोड सी पे पूछ लोगे तो क्या होगा 12 इंटू 13 अपॉन तीनों का सम। जो पिछले वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट नोड पूछ लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन नोड 1 एंड नोड 3 इन द स्टार कनेक्टेड सर्किट शोन बिलो। तो जो हमारा स्टार कनेक्टेड सर्किट है उसमें शोन करो, तो उसमें हमारा क्या रेजिस्टेंस पूछा 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 मेरा कहाँ है, ये मेरा 1 रहा और ये मेरा 3 रहा। तो इन दोनों के बीच में माना कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो मैंने कर लिया एक तरह से RX। तो मैं आज RX की वैल्यू निकालनी होती है, तो RX की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं सीरीज, जैसे R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R1, तो ये तीनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन में जो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस है, तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है 10, उससे डिवाइड कर दिया तो आ गया मेरा 32 ओम। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने 32 ओम मेरा आ चुका है। तो ये सब स्टार डेल्टा कनेक्शन के क्वेश्चंस हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन के आप क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं, तो इनको आप और सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 क्या कहता है, इन ए सुपरपोजिशन थ्योरम व्हाइल कंसीडरिंग द सोर्स ऑल अदर वोल्टेज सोर्सेज आर। जब सुपरपोजिशन थ्योरम हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हाइल कंसीडरिंग ए सोर्स, तो उसमें दो या दो से ज़्यादा अधिक सोर्सेज यूज करते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा जब अधिक सोर्सेज होते हैं तो हमने जब सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए एक सोर्स को हम एक्टिव रखते हैं, बाकी को क्या करते हैं डीएक्टिव करते हैं। तो डीएक्टिव क्या करते हैं, अगर वो वोल्टेज सोर्सेज हैं तो वोल्टेज सोर्सेज को हम रिप्लेस करते हैं किससे, शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि उसका जो वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल इम्पीडेंस होता है वो होता है कितना, 0 रहे। तो 0 होता है इंटरनल इम्पीडेंस, तो उसके 0 इंटरनल इम्पीडेंस के कारण उसको हम करते हैं शॉर्ट सर्किट। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं तो 47 में हमें उल्टा पूछा गया है कि इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हाइल कंसीडरिंग ए सोर्स ऑल करंट सोर्सेज, और करंट सोर्सेज को हम क्या करते हैं, तो करंट सोर्सेज को अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं तो हम हमेशा करते हैं ओपन सर्किट, क्योंकि जो करंट सोर्स है उसका इंटरनल इम्पीडेंस होता है हाई, मतलब इनफाइनाइट एक तरह से, तो इसलिए हम उसको करते हैं ओपन सर्किट। हाई रेजिस्टेंस का मतलब है एक तरह से कि वो ओपन है, कोई सर्किट ओपन सर्किट है, इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट पास नहीं हो रहा। करंट का पास नहीं होता जब उसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इसलिए हम इसको करते हैं ओपन सर्किट। और जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका क्या मतलब है कि अगर जीरो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी 0 हो जाती है तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, जो इंटरनल इंपीडेंस होता है वोल्टेज सोर्स का, वो कितना होता है 0। इसलिए इसको हम शॉर्ट सर्किट की तरह मानते हैं। शॉर्ट सर्किट में भी हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल क्या होता है, 0 होता है, इसलिए उसको हम 0 करते हैं। और इसमें क्या होता है ओपन सर्किट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा कहीं से, बीच से ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 48, टू चेक द रेस्प्रोसिटी थ्योरम बी कंसिडर द रेस्पॉन्स ऑफ द एक्साइटेशन। जब भी कभी हम रेस्प्रोसिटी थ्योरम करते हैं तो हम हमेशा उसमें क्या करते हैं, रेशियो पता करते हैं। रेशियो क्या होता है, रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, तो उसका रेशियो होता है। तो देख सकते हैं यहाँ, फॉर द रेसिप्रोसिटी थ्योरम टू सेटिस्फाई रेशियो of response to the excitation of the circuit should be equal to the ratio of response to the excitation after source is replaced। सोर्स वगैरह को हम रिप्लेस कर देते हैं तो उसका हम एक्साइटेशन देखते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49, फॉर द रेस्प्रोसिटी थ्योरम टू सर्टिफाई रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ एक्साइटेशन बिफोर एंड आफ्टर द सोर्स इज रिप्लेस शुड बी। तो वो हमारा जो रेशियो होता है वो आफ्टर और बिफोर, वो दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारी रेस्प्रोसिटी थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अगर इसको समझना है तो मेरा एक रेस्प्रोसिटी थ्योरम का जो वीडियो डाल रखा है उसको आप देख सकते हो, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम में सेम होता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50, द सर्किट विच सेटिस्फाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज कॉल्ड। जो सर्किट है हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम की वो कौन सी होती है, लीनियर सर्किट होती है।
लीनियर सर्किट होती है तो भी हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, क्योंकि तभी रेशियो हमारा रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का सेम रहेगा जब हम उसको इंटरचेंज कर देंगे। While considering reciprocity, we consider ratio response to excitation in the ratio। और जो रेशियो क्या होता है हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, वो हमेशा होता है वोल्टेज टू द करंट। इसके बाद बात करते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज अप्लाइड फॉर लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क। लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क के लिए हमारा ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, अप्लाई होती है। रेसिप्रोसिटी इज अप्लाइड फॉर ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, नॉट फॉर लीनियर और फॉर लीनियर बाइलेटरल और लंप्ड नेटवर्क। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोसिटी अप्लाइड फॉर लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है, दोनों के लिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द चेंज इन वोल्टेज और ए करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज चेंज इन द सर्किट। अगर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द चेंज इन वोल्टेज और करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज चेंज इन द सर्किट, if reciprocity theorem is satisfied, the ratio of response to the excitation is same for the two condition। अगर हम रेशियो को देखते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट हम देखते हैं, तो उसकी जो हम वैल्यू क्या देखते हैं, दोनों में चेंज कैसे सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इन सर्किट। हमें एक सर्किट दे रखी है, उसमें 3 ओम से हमें करंट निकालना है। 3 ओम से करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल निकाल लेंगे। तो क्या है हमारा, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का समीशन, तो 6 + 3, तो ये हमारा हो गया 2 ओम। कितना हो गया मेरा, 2 ओम। 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में आ जाएंगे, 6 ओम। तो मेरा जो करंट है वो आई टोटल करंट आई टी हो जाएगा मेरा, आई टी इज इक्वल टू 10/6। तो ये मेरा करंट आई टी कहाँ फ्लो कर रहा है, ये रहा। तो ये जो करंट है वो कितना मेरा आई टी। अब इसके बाद लगा देंगे हम करंट डिवीजन रूल। ये तो हो गया मेरा आई टी, मतलब टोटल करंट। अब ये टोटल करंट हमारा डिवाइडेड हो रहा है फर्दर 2 पैरेलल ब्रांचेज में। तो हमें 3 ओम वाला निकालना है, तो जिस ओम के अंदर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस कौन सा है मेरा, 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना है, 6 और 3 और 6 को दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ओम इनटू टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना मेरा, 10/6। तो ये हो गया मेरा 10/6। तो 6 से मेरा 6 कट गया, तो कितना आ गया मेरा 10/9। तो 10/9 होता है 1.11। तो हमारा जो करंट आ गया 3 ओम से कितना हो गया, 1.1 एम्पियर। अब हमें दूसरी वाला सेम क्वेश्चन है जो 54 वाला है, उसमें थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर। अब एमीटर से हमें करंट फ्लो बताना है, कब कि इसमें एक हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस ऑन इन द सर्किट, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। एक 1 ओम का जो हम इंटरनल रेजिस्टेंस अब हमने कनेक्ट कर दिया, किसमें, सीरीज में कर दिया। तो ये 3 ओम के साथ सीरीज में कितना हो गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गया। तो देखो करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस पहले हमारा कितना आ रहा था, 1.1 आया था, अभी सोल्व किया था। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा इसका, 1। जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो हमारा क्या होता है, करंट सेम होता है। तो इसका मतलब ये पूरा करंट इसमें सेम फ्लो कर रहा है। जब सेम फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई कितना मेरा 1.1 और आर कितना मेरा 1। तो मेरा वोल्टेज हो गया 1.1 वोल्ट, जैसे कि आपने यहाँ देख लिया है। नाउ सर्किट कैन बी मॉडिफाइड। नाउ करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। अब जब हमारा जो 3 ओम रजिस्टर है उससे करंट है वो अब मॉडिफाई हो गया और वो कितना आ गया, 0.17 एम्पियर। दिस करंट इज अपोजिट टू द करंट कैलकुलेटेड बिफोर, सो एमीटर रीडिंग विल बी। तो जो हमारी एमीटर की रीडिंग है, तो ये जो करंट आया है, अब जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू 0.17 एम्पियर है। जो पहले रीडिंग थी वो अलग थी, तो दोनों में से वो कैंसिल, जो एमीटर हमारी रीडिंग करेगा तो दोनों का डिफरेंस करेगा, तो वो आएगा करीब 0.94। इससे हम निकाल सकते हैं कि जो टोटल करंट हमारा कितना है। इसके बाद हम आते हैं फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन। तो 6 ओम से हमें निकालना है। अभी हमने जो 3 ओम से निकाला था,
जब हम 6 ओम से निकालेंगे तो वापस जो अभी किया था वो हो जाएगा। तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा, 3, तो 3 अपॉन टोटल कितना है मेरा 9 इनटू, और टोटल करंट जो मेरा पहले निकला था वही आया था, वो हो जाएगा 10/, कितना हो जाएगा 10/6। जब 10/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, जो मेरा पहले आ रहा था 1.11/2 हो जाएगा, मतलब 0.55। तो अब जो मेरा करंट आएगा वो आएगा 0.55। सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सेम वही है। इसमें करंट डिवीजन रूल निकालना है, पहले टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए इन दोनों पैरेलल को पहले सीरीज में बना, दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर 4 ओम, और इन दोनों का पैरेलल का आ जाएगा 2 ओम, दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, 4 और 6, तो टोटल करंट हो जाएगा 10/6, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो टोटल जो IT करंट है, ये IT करंट हो जाएगा 10/6। तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं इसको करंट डिवीजन रूल से, तो करंट डिवीजन रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 6 ओम। उसके बाद फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर इन द सर्किट। अब सेम इसमें क्या कर दिया, एक 6 ओम कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। तो हमारा जो करंट आ रहा था, अब करंट हम देख लेते हैं। 3 और 6 का जब हमने निकाला था 2 ओम निकाला था, इन दोनों का मिलाएंगे तो हम 5 ओम निकालेंगे। तो अब जो मेरा टोटल करंट है, जो टोटल करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। टोटल करंट 2 एम्पियर क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों पैरेलल रेजिस्टेंस हैं, इन सब का पैरेलल रेजिस्टेंस का मुझे पैरेलल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। तो 4 + 1 कितना होगा 5, तो 10/5 कितना हो गया 2 एम्पियर। यहाँ देख सकते हो ये मेरा आ रहा है 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर जो आ रहा है उसको मैं 3 भाग में डिवाइड करूँगा, तो 3 भाग में डिवाइड करने के लिए हमारा जो आएगा वो कितना आ रहा है 0.63 ओम। क्योंकि अगर देख पा रहे हो आप 3 ओम और 6 ओम ये दोनों मिला के 2 ओम बना पाते हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना करंट 2 ओम के अंदर ही फ्लो कर रहा है। तो 2 एम्पियर में से तो 1 एम्पियर तो चला गया मेरा 2 एम्पियर। अब बचा मेरा क्या 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को मुझे डिवाइड करना है इन दोनों में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से दुगने हैं। तो एक में तो आ जाएगा 0, जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसमें कम करंट आएगा, जो छोटा रेजिस्टेंस है उसमें ज़्यादा आएगा। तो इसमें तो हो जाएगा 0.67 और इस वाले में आ जाएगा 0.33। ये हो गया मेरा 57, क्वेश्चन नंबर 57। इसके बाद आते हैं हम 58 पे। द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू इट्स लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज। जो मैक्सिमम पावर कभी भी डिलीवर होती है, तो इसके लिए मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताई थी। वो कब होती है मैक्सिमम डिलीवर, जब लोड रेजिस्टेंस है और सोर्स रेजिस्टेंस दोनों क्या हों, इक्वल हों। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा मेरा सी, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू इट्स लोड। अगर सोर्स से अगर हमें लोड में मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है तो वो तभी होगी व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो, सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर, तो ही मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल होती है। और यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। तो इससे आप देख सकते हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरा सेम होना चाहिए। इसके बाद इफ सोर्स इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्योर व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज। तो इसमें भी वही है कि जब लोड इम्पीडेंस है तो इसके बारे में हम देखते हैं उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे होता है कि अगर वो लोड मेरा ZL है तो ये हो जाएगा मेरा ZL का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे होता है कि अगर इसकी वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, अगर ZL की 3 + 4 आयोटा, ये प्लस है 3 + 4 आयोटा, तो हमारा जो लोड इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 4 आयोटा। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए हम जो यूज लगते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर हम मैक्सिमम पावर निकालते हैं तो ये करना होता है। जैसे कि अगर इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हो ये उसी का है, इफ सोर्स इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स। अगर सोर्स इम्पीडेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए क्या होगा, ZL = ZS स्टार। तो ZL स्टार वही है कि अगर इसकी वैल्यू मैंने मान लिया 3 + 4 आयोटा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ZS की
उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 - 4 आयोटा, जो कॉम्प्लेक्स हम निकालते हैं। इसके बाद ZL इक्वल टू ZL स्टार। देन अगर हमको रेजिस्टेंस में बतानी है तो अगर सिंपल इम्पीडेंस की जगह पर अगर रेजिस्टेंस है तो वैल्यू हमारी क्या होगी, RL इक्वल टू RS। अभी हमने पढ़ा था ना कि लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑक्योर व्हेन लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स। तो ड्यूअल पावर ऑफ KCL इज, हमें जो KCL है उसकी ड्यूअल पावर बतानी है तो ड्यूअल पावर KCL की तो होती है KVL और KVL की होती है KCL। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इटसेल्फ देयर इज आर पेयर ऑफ टर्म्स विच कैन बी इंटरचेंज टू गेट द न्यू सर्किट। मतलब ऐसी सर्किट जिसको हम न्यू सर्किट बनाने के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ड्यूअल पेयर। तो ड्यूअल पेयर ऑफ KCL इज KVL एंड ड्यूअल पेयर ऑफ KVL इज KCL। दोनों की एक दूसरे की ड्यूअल पावर है। अब क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। टेलीगन्स थ्योरम इज वैलिड फॉर, जो टेलीगन्स थ्योरम है वो वैलिड है किसके लिए, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए, पैसिव और एक्टिव के लिए, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट के, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने ये पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो हमारी टेलीगन्स थ्योरम है वो सबके लिए वैलिड होती है। तो अगर इसकी हम जो थ्योरम पढ़ेंगे फॉर एनी नेटवर्क, टेलीगन्स थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी लंप्ड नेटवर्क। तो वो क्या है, एनी लंप्ड नेटवर्क के लिए वैलिड है। कौन सी, टेलीगन्स थ्योरम। क्वेश्चन, इन टेलीगन्स थ्योरम टू सेटिस्फाई द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स इज द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स। तो क्या होता है, इक्वल। तो हम ये कहते हैं इन टेलीगन्स थ्योरम टू सेटिस्फाई एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर डिलीवर्ड। तो क्या, किसका एल्जेब्रिक सम, जो पावर डिलीवर की गई है उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल है, ऑफ द सोर्स इक्वल टू द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द एलिमेंट। जितना सोर्स ने पावर डिलीवर की है वो पावर उसके बराबर है कि जितना सोर्स ने पावर्स को एब्जॉर्ब किया, एलिमेंट्स ने पावर को एब्जॉर्ब किया है। तो ये हमारी जो टेलीगन्स थ्योरम है वो क्या, एल्जेब्रिक सम को सेटिस्फाई करती है कि अगर किसी सोर्स ने जितनी पावर डिलीवर की है तो वो डिलीवर पावर हर एलिमेंट को क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होनी चाहिए। कंसिडर सर्किट शोन बिलो, फाइंड द वेदर द सर्किट सेटिस्फाई टेलीगन्स थ्योरम और नॉट। तो बिल्कुल इस वाले में हमारे जो इक्वेशन दे रखी है सामने सर्किट, उसमें वो सेटिस्फाई होती है, क्योंकि देख सकते हो I1 और I2 इजकल टू क्या है मेरा 2 एम्पियर, I3 की वैल्यू भी क्या 2 एम्पियर, V1 मेरा -2 वोल्ट। तो इस वाले में अगर हम देखते हैं, अगर इसकी हम जब वैल्यूज पुट करके हम जब इसको सोल्व करते हैं तो उसमें हमारी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एल्जेब्रिक सम इसका इक्वल आने वाला है, क्योंकि मेरे पास यहाँ वोल्ट कितना, ये 10 वोल्ट है और उस 10 वोल्ट से हम क्या निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस, पहले टोटल करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट निकालने के लिए 10/5 मतलब 2 एम्पियर। जब 2 एम्पियर मेरा करंट निकल जाएगा फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके रेजिस्टेंसों से। तो देखो ये 2 एम्पियर जब इससे 4 से होगा तो ये कितना होगा, ±8 वोल्ट हो जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज। और जब ये 2 एम्पियर इस 1 ओम क्या आएगा तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, V = IR लगा के 2 वोल्ट। तो देखो ये 2 वोल्ट और 8 वोल्ट दोनों मिला के 10 वोल्ट होती है। तो पावर डिलीवर्ड कितनी की सोर्स ने, 10 वोल्ट, और जो एलिमेंट्स ने एब्जॉर्ब की कितनी पावर, 10 वोल्ट। तो हमारी टोटल पावर जो आ रही है, ये जो वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज इंटू करंट जब हम करेंगे तो वो पावर आएगी। तो इसकी जो पावर है वो हो रही है 2 × 2 4, और इसकी जब करेंगे 8 दूनी 16, और जब हम इसकी टोटल निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है टोटल पावर -2 × 2 +- 2 × 2 + 10 × 2। तो टोटल पावर डिलीवर्ड और जो हमारी एब्जॉर्ब है वो कितनी आ रही है, इक्वल। क्योंकि पावर कितनी होती है, पावर होती है B = V × I। तो हमारे पास वोल्टेज भी निकाल लिया हमने, करंट निकाल लिया, सबका हम वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें निकल जाएगा कि जो पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड है वो दोनों की दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू द मिलमैन थ्योरम देयर आर n वोल्टेज सोर्सेज विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली आर इन पैरेलल, देन दीज सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय। तो हम इसको किससे करते हैं, सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। अगर हमारे कोई वोल्टेज सोर्स हैं उसमें हमारे n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़े हों, किसमें, पैरेलल में, और उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो जो n नंबर ऑफ जो है वोल्टेज सोर्सेज हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में है, तो उनको पूरे को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से इन सीरीज विद रेजिस्टेंस R' से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इन अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज, जो इक्विवेलेंट वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू V इजिकल टू होती है V1 G1 प्लस V2 G2 प्लस V से Gn अपॉन G1 प्लस G2 प्लस Gn। ये हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज आता है। अगर जितने ये क्या है वोल्टेज इन पैरेलल विद ये रेजिस्टेंस है उनका कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई, तो ये सारे अलग V1 V2 V3 ये सारे वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या हैं पैरेलल में हैं। जैसे कि ये मेरा वो हुआ, ये रेजिस्टेंस जैसे इस तरह से पैरेलल में है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार, ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो और वोल्टेज सोर्स ये पैरेलल में हो। जैसे ये वोल्टेज सोर्स V1 हो गया, इनमें सब में वोल्टेज सोर्स एक, ये दो, ये चारों के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को कैसे मानोगे, प्लस माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ऐसी सर्किट है उसको हम किससे सॉल्व करते हैं, ऐसी सर्किट को हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 3। तो देखो ये रहा हमारा, तो जो मिलमैन थ्योरम है तो उसमें क्या कर रहे थे हम कि ऐसे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स क्या पैरेलल में हो, इस सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से। वो रेजिस्टेंस सोर्स किस में, सीरीज में, और ये वोल्टेज सोर्स। तो ये वोल्टेज सोर्स तो हो जाएगा मेरा B जो मिलमैन B डैश, और ये कितना हो जाएगा R डैश। तो ये B डैश और R डैश की वैल्यू निकालते हैं हम, तो B डैश की वैल्यू होती है V1 G1 प्लस V2 G2 प्लस, तो V1 तो मेरे ये हैं V1 V2 तो, और G1 G2 की वैल्यू मेरी हो जाएगी इन रेजिस्टेंसों का उल्टा V3 और V4, और ये मेरे रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 R4। जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इनका उल्टा कर देंगे तो ये G1 G2 G3 G4 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई V1 इनसे करके तो हम B डैश निकाल लेंगे और R डैश निकाल लेंगे। इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है मेरी R डैश इजिकल टू 1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस 1 अपॉन सब G1 का समीशन। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मिलमैन्स थ्योरम देयर इज एन करंट सोर्सेज विद एन इंटरनल कंडक्टेंस रेस्पेक्टिवली आर इन सीरीज देन सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाई सिंगल करंट सोर्स I एन पैरेलल टू G। जो अभी हमने पढ़ा था वो वोल्टेज सोर्स का पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं किसका, करंट सोर्स का। अगर करंट सोर्स है तो उसमें क्या करेंगे हम, अभी तो हमने वोल्टेज सोर्स इन रेजिस्टेंस वो कर दिया था, अब हम क्या करेंगे करंट सोर्स उसके पैरेलल में क्या होगा एक रेजिस्टेंस सोर्स, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर खूब सारे हमारे क्या हैं करंट सोर्सेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में हैं तो उसको हम एक सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा I डैश और ये स्टिल हो जाएगा R डैश। तो इनका फॉर्मूला भी होता है जो कि मैं मिलमैन थ्योरम में बता दिया है कि मिलमैन थ्योरम में आगे देख लोगे कि ये किस तरह से इनका फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर नेक्स्ट में देख सकते हो अब क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट सोर्सेज, अगर I डैश की वैल्यू निकालनी है तो I डैश की वैल्यू होती है मेरी I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस Bn Rn अपॉन R1 R2 Rn। और जब मैं वोल्टेज की बात कर रहा था तो ये हो रहा था V1 G1, मतलब इसका रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, इनका मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि इसमें करंट और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। इन अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर जैसे उसमें मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, इसमें कंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें क्या है 1 अपॉन R में निकली थी और उसमें 1 अपॉन G में निकली थी, इसमें इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn टोटल कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 71 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग 35-36 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन हम रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।